हेलो। तो हम आज बात करेंगे रिसर्च पे, पर्टिकुलरली इंडियन रिसर्च पे। इंडिया में जो रिसर्च होता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आती है या क्यों हम पीछे हैं रिसर्च में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट किए हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। देर आर सो मैनी, लॉट मैनी मोर, बट दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस बाय। ओके, तो मैं उस चीज़ का आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं हम इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है मैंडेट। मैंडेट मतलब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कोई एक पर्टिकुलर मैंडेट होता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी ये मैंडेट है किसी इंस्टीट्यूशन का। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी कोई वर्क करो एज अ पीएचडी स्टूडेंट और मास्टर स्टूडेंट्स, तो आप इम्यूनोलॉजी पे ही फोकस करके अपना सारा वर्क करो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं रिसर्च में, तो किसी को शायद कहीं और इंटरेस्ट होता है बट उनको एडमिशन नहीं मिलता है, इस वजह से सपोज़ उनको आना पड़ता है। तो उनको इसमें क्या होता है, अपनी जो बेसिक नॉलेज होती है, सपोज़ किसी ने ऑलरेडी किसी दूसरे फील्ड में जैसे अर्थराइटिस में बहुत सारी नॉलेज गेन करी है, तो उसका वहाँ पे एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन या जो भी बोल सकते हो वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब वो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसको फिर से इम्यूनो पे फोकस करके, इम्यूनोलॉजी पे फोकस करके सारी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। उसमें उसका टाइम जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइनिंग में, और फिर उसके अप टू रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन, इसमें बहुत सारा उसका टाइम जाता है। तो शायद मैंडेट ये इसलिए रखा होगा या इसलिए फिजिबल है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूट में अवेलेबल किया जाता है उस वो मैंडेट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जैसे कि इम्यूनो पे मैंडेट है, तो उसके लिए जो फ्लो साइटोमेट्री इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो सब उसके रिलेटेड होते हैं। और सपोज़ उसको दूसरे डिजीज़ पे काम करना है तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो इसलिए। बट हम इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे किसी सपोज़ कोलैबोरेशन करके, जैसे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर पहले तो एडमिशन करा लो, फिर बाद में स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर पूछो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और उस तरीके से आप स्टूडेंट्स को रिलोकेट या अपना इंस्टीट्यूशन चेंज करने की परमिशन दो, जहाँ तक अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है। सेकंड है प्रोटोकॉल्स। तो रिसर्च में ये होता है, एक टेक्निक या एक ऐसे या एक मेथोडोलॉजी फॉलो करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं। तो सपोज़ मैं कुछ और प्रोटोकॉल से वही ऐसे करूँगी, कोई और जो है वो दूसरे प्रोटोकॉल से करेगा, इससे वेरिएशन आते हैं रिजल्ट्स में। तो और ऐसा कोई स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सपोज़ कि मुझे एक पैरामीटर करने हैं, सपोज़ मुझे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस चेक करनी है कि स्किन पे कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन के बाद स्किन पे क्या असर होता है। तो मैं सपोज़ दूसरा कोई एजेंट दूंगी इंडक्शन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल BSA होता है, फ्लूइड्स कंप्लीट एडजुएंट में मिक्स करके देते हैं उसे। और अदर प्रोटोकॉल्स भी है, SRBC, शीप रेड ब्लड सेल्स RBC को इंजेक्ट करके भी उसको चेक किया जाता है। सो दीज आर द वेरिएशंस विच वी कैन फाइंड इन दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हमें इसको ओवरकम करने के लिए एक सेंट्रल काइंड ऑफ रजिस्ट्री बनानी पड़ेगी, जहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूनिफॉर्म लाया जा सके, और उसको वो ही प्रोटोकॉल्स हो जो स्टैंडर्ड हो, रोबस्ट हो, ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो। और जो जिसमें जो भी कुछ नेसेसिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अवेलेबल हो एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है और यूनिफॉर्मिटी हमें रिजल्ट्स में देखने को मिलेगी। थर्ड है कोलैबोरेशन। सपोज़ कि कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें इतनी फंडिंग नहीं है और उसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो एटलीस्ट कोलैबोरेशन होना चाहिए कि सपोज़ मेरे पास PCR है,
तो किसी और के पास पीसीआर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ पे मैंने इनफ स्टूडेंट्स कैपेबल किए होने चाहिए जो कि पीसीआर रन करके उनके सैंपल्स एनालाइज करके दे सके। इसके लिए कोलैबोरेशन चाहिए। और सपोज़ जो मेरे पास नहीं है वो मैं वहाँ से करवा लूँ, इस तरीके से कुछ कोलैबोरेट करके इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है। फोर्थ है ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने पहले ही बोला कि वो सब कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते होंगे बट फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है रिसर्च में नहीं पता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको सिंपल पीएच एडजस्ट करना, ठीक है, कि उनको मतलब पता होना चाहिए कि यार सपोज़ हमारे पास HCl या NaOH नहीं है, फिर भी हम अगर बफर टैबलेट से उनसे पीएच एडजस्ट कर सकते हैं, या उसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है। सपोज़ मेरे पास एक कोई चीज़ नहीं है जो सपोज़ उन्होंने प्रीवियसली किसी इंस्टीट्यूशन में काम किया होगा और उनमें सपोज़ वो एक मेथड यूज़ करते होंगे बट उसका एक रिएजेंट सपोज़ नहीं है, बट उनको ये पता होना चाहिए कि दूसरा रिएजेंट कौन सा यूज़ करके हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ चाहिए स्किल्स, क्योंकि सपोज़ कुछ चीज़ें एकदम डेलिकेट होती है, जैसे आरएनए आइसोलेशन हो गया, उसमें आपको प्रॉपर स्किल्स होना ज़रूरी है। जैसे इससे क्या होता है, अगर स्किल नहीं है आपके पास तो सैम्पलिंग में कंटेमिनेशन होना, या आपको पता होना चाहिए कि आप अगर आरएनए आइसोलेट कर रहे हो तो मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, ताकि आपका सैंपल कंटेमिनेट ना हो, या आरएनए डिग्रेड ना हो, या उसको स्टोर करने के लिए -80 में रखना है फ्रिज में, या -20 में रखना है, या 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती है। या आपने आरएनए स्टोर आइसोलेट करने के बाद आप कितने दिन उसको फ्रिज में रख सकते हो, कितना और कितने दिन बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो सकती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आता है फंडिंग। फंडिंग की प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स की बात भी कर रही हूँ, इसमें इंस्टीट्यूशन की बात भी कर रही हूँ। इंस्टीट्यूशन में सपोज 5-6 इंस्टीट्यूट्स है तो उनको अलग अलग फंडिंग मिलती है डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो आपको अगर सबको साथ लेके चलना है तो आपको सबको इक्वल लेवल पे पहले लाना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई पुअर इंस्टीट्यूट है, पुअर मतलब जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पहले गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि उनको सब प्रोवाइड करके वहाँ पे स्किल्ड लोग ला के बेसिक एक उनका उनको एफिशिएंट रनिंग के लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाए। उसके बाद आप फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, फिर आप उनको एनालाइज करें कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, और फिर फर्दर उनकी फंडिंग पे आप कुछ मेजर्स ले सकते हो। और फंडिंग सपोज स्टूडेंट्स की, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट हम जॉब सिक्योरिटी में कर सकते हैं कि जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स की जॉब सिक्योरिटी, या मैं सपोज़ बहुत सारा टाइम देते हैं रिसर्च में, 5-6 साल देते हैं, तो उसके बाद उनको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, मतलब जॉब डिज़ायर जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो क्या होता है, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने पीएचडी किसी और टॉपिक में की होती है, बट उनको वहाँ पे हमारे इंडिया में वो स्किल्स कहीं अप्लाई नहीं होते हैं, या रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन चीज़ों की, तो उनको कहीं और जॉब करनी पड़ती है। इस वजह से उनका इतना सारा नॉलेज, स्किल्स, ये सब ज़ीरो हो जाती है, और उनको कहीं और मजबूरी में जॉब करनी पड़ती है विदाउट देयर इंटरेस्ट। और वहाँ पे उनके सैलरी और जॉब सिक्योरिटी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये एक रियल फैक्ट और इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो तो वो अगर आप रिपीट करते हो तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, तो ये चेक करना। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन शॉर्ट आप यही समझ लो कि आपकी वैलिडिटी क्या है, कि कोई चीज़ कर रहे हो आप कितने अच्छे तरीके से या कितने कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हो उस चीज़, या बता पा रहे हो, या आपके आउटपुट्स आ रहे हैं उस चीज़ से, राइट। और लास्ट
मैंने लिखा है पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये कई बार मैंडेटरी हो जाता है कि आपको पब्लिश करना है पेपर, इस वजह से प्रेशर रहता है अपने गाइड पे भी और स्टूडेंट्स पे भी। तो इस वजह से कई कई बार डेटा फॉर्जिंग की जाती है, डेटा फॉर्जरी। और इसमें इस वजह से जो पब्लिकेशंस होते हैं उसमें मिस इंटरप्रेटेड डेटा आ जाता है। उस वजह से आपको जो फर्दर जनरेशन होती है जो आपका लिटरेचर सर्च करती है, तो उनको उसी चीज़ का सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो फिर ये चेन बन जाती है गलत चीज़ें करने की। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है रिसर्च में। तो इनको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म में लाके जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं गवर्नमेंट में जो लोग हैं, उनको शायद ये चीज़ें ऑब्वियसली पता होनी चाहिए मुझे लगता है। तो वो इन चीज़ों को टैकल करनी चाहिए ये चीज़ें। तो काफ़ी हम हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएंगे या यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करेंगे जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा और मेथोडोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। थैंक यू।